हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPSC। और सक्सेसफुली हमने इकोलॉजी कंप्लीट कर ली है, उसका स्टैटिक पोर्शन। अब हम करंट अफेयर्स में मूव कर रहे हैं और आज हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे मई 2016 का। और बेसिकली क्योंकि IAS में मई टू मई पूछा जाएगा तो हम एक ब्रीफ देखेंगे मई टू मई, और टॉपिक वाइज देखेंगे, जैसे गवर्नेंस हो गया, इकोनॉमी हो गई उसमें, उसके बाद आपका इकोलॉजी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, आर्ट एंड कल्चर हो गया। तो टॉपिक वाइज हम इस करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं गवर्नेंस एंड पॉलिटी का सेक्शन। ओके, तो पहली स्कीम जो आती है हमारी, इस स्कीम में आता है हमारी उजाला स्कीम। दोस्तों, उजाला स्कीम पढ़ने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होगा और क्यों उजाला स्कीम तक हम कैसे पहुँचे। तो एक किसी बहुत अच्छे राइटर ने ये बोला है कि यदि हम टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करते हैं, आप देख सकते हैं, तो सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होता है। ओके, मतलब कि पहले आप देख सकते हैं कि आप स्टोन एज था, फिर ब्रॉन्ज था, फिर आयरन था, फिर अभी आयरन प्लस प्लास्टिक चल रहा है हमारे पास। तो हम ये देख नहीं रहे कि स्टोन एज में लोग जंगलों में रहते थे और केव्स में रहते थे, तो इतना सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जैसे हमारे टूल्स डेवलप हुए, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, तो आप देख रहे हैं कि सिविलाइजेशन भी हमारी डेवलप हो गई है। तो इसमें फ़ायदा ये हुआ दोस्तों कि अभी तक देखिए, यदि बल्ब की आपकी बात करें तो पहले हम बल्ब यूज़ करते थे टंगस्टन वाला, जो पीली पीली लाइट देती थी। उसके बाद हमारा CFL आया, और CFL के बाद हमारा एक टेक्नोलॉजी आ गई, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, LED। तो इंडिया गवर्नमेंट की यही स्कीम है, उजाला का कुल मिला के मतलब यही है, LED से रिप्लेस करना है। क्यों रिप्लेस करना है भाई? क्योंकि जो हमारा ये बल्ब आता था, पीली पीली जो लाइट देता है, ये इसकी एफिशिएंसी काफ़ी कम थी। नियरली 80 to 90% जो इसकी एनर्जी थी वो हीट में चेंज हो जाती थी, इसलिए बहुत मज़ा आता था ठंडी में पढ़ने में, गरम गरम आता था इससे। लेकिन LED इतनी जल्दी हीट नहीं होती है, इसकी एफिशिएंसी काफ़ी आई है। ये केवल 10 to 20% ही एनर्जी को लाइट में चेंज कर पाता है, लेकिन ये उससे काफ़ी इफिशियंट है। ओके, अब क्या होता है दोस्तों कि अब LED की स्कीम है, LED से हमें चेंज करना है। LED से क्यों चेंज करना है? तो बात ये करते हैं दोस्तों कि एनर्जी यदि हम बचाते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पावर प्लांट है, तो वहाँ पे कोल कम यूज होगा, और कोल कम यूज होगा तो इससे क्या होगा, हमारे तो कोल पहले खरीदने की नौबत नहीं आएगी, जो कोकी कोल हम खरीदते हैं ऑस्ट्रेलिया से, अदर कंट्रीज से। और कोल के जलने के बाद हमारी CO2 एमिट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, और सारी गैसेस होती है जो हमारे एयर को पॉल्यूट करती हैं, तो ये हमारा बच जाएगा। तो LED स्कीम जो है दोस्तों, इस कुछ मिला के इन्हीं चीज़ों से है कि हमारा जो पावर प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट है, बेसिकली हमारा 70% जो एनर्जी आती है वो थर्मल पावर प्लांट से आती है, तो वहाँ पे हमारा लोड कम हो जाएगा। ओके, और CO2 का इमिशन कम हो जाएगा, जिससे हमारा पॉल्यूशन भी रिड्यूस हो जाएगा। और CO2 का एमिशन कम हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल हम यहाँ से कार्बन क्रेडिट ले सकते हैं। इकोलॉजी मैंने इसको पढ़ाया है, कार्बन क्रेडिट ले सकते हैं। और कार्बन क्रेडिट में ये देखा गया है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा जो मार्केट है वो एशिया एक सेलर की तरह काम करता है, और यूरोप हमारा एक बायर की तरह काम करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, कार्बन क्रेडिट कमाकर उसको हम बेच सकते हैं। तो दोस्तों बस मेन चीज़ आप इसके लिए याद रखें कि ये LED के लिए बनाई गई है, इफिशियंसी इंक्रीज हुई है ताकि हमें इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस करनी पड़े। तो अब देख लेते हैं कि ये लॉन्च हुआ हमारा MP में, और इसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। अब प्रमोट इफिशिएंट लाइटिंग, इनहेंस अवेयरनेस ऑफ यूजिंग इफिशिएंट इक्विपमेंट, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और देखिए इसमें जो टारगेट रखा गया है ना हमारा चेंज करने के लिए, तो वहाँ पे 200 मिलियन जो बल्ब हैं उनको LED से हमें रिप्लेस करना है। ओके, इससे हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा जो लोड है, ये लोड हमारा 500 मेगावाट कम हो जाएगा हमारे पावर प्लांट पे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो कंज्यूमर का बिल है, जो पैसा खर्च हो रहा है, 40,000 करोड़ रुपए बचेंगे। और जो ग्रीन हाउस इमिशन 79 मिलियन टन ऑफ CO2 हम बचा लेंगे। और यदि इंडिया का टोटल यदि कितना CO2 इमिशन होता तो हम देख लें तो 2019 मिलियन टन ऑफ CO2 हम यहाँ से इमिट करते हैं। इसमें हम 79 मिलियन टन CO2 को सेव कर सकते हैं। और इसको एक टन जो CO2 होता है, इसे एक कार्बन क्रेडिट को हम नापते हैं, तो इसको हम बेचकर पैसा भी कमा सकते हैं डॉलर के रूप में। अब बेसिकली दोस्तों इसमें क्या था कि इसमें कुछ कंपनीज थी जो जिनका ज्वाइंट कोलैबोरेशन है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एंड एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड, इनका एक जॉइंट वेंचर है। और ये मॉनिटर किया जा रहा है एक ट्रांसपेरेंट मैनर में। नेशनल डैशबोर्ड भी बनाया गया है, इसकी वेबसाइट भी है www.help.in। और ये बेसिकली क्या हो रहा है कि इंडिया गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इसको स्टॉल लगा के इसमें सब्सिडी भी दिया जा रहा है, ताकि लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में इस चीज़ों को दिया जाए। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे अगला कि हमारा की
अभी तक आपको पता होगा दोस्तों कि जो हमारा 8th क्लास तक का क्या सीन है कि उसमें हम बच्चों को फेल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 8th क्लास तक बच्चों को फेल पास की स्कीम खत्म कर दी गई है और सीधा प्रमोट कर दिया जा रहा है हमारे स्कूल्स में। इससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और जो पेरेंट्स भी हैं इनकी भी यही स्थिति है कि वो लोग बच्चों की पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं 8वीं तक, तो बेस कमज़ोर हो जा रहा है। इस चक्कर में बड़ी दिक्कत आ रही है। तो इसी पे इंडिया गवर्नमेंट ने HRD मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का नाम है TSR सुब्रमण्यम पैनल। अब ये पैनल ने सारे स्टेट से पूछा कि भाई साहब ये बताओ कि यार मतलब कि 8वीं तक इसको रहने दिया जाए, इसको बोलते हैं हम नो डिटेंशन पॉलिसी, डिटेन नहीं करना 8वीं तक। तो उन्होंने बोला कि रहने दिया जाए कि इसको हटा लिया जाए। तो यही देखेंगे क्यों रहने दिया जाए, क्यों हटा लिया जाए और वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए हमारा। तो इसमें 29 स्टेट्स में 18 स्टेट ने ये बोला कि भाई इसको हटा लीजिए, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। अब रिकमेंडेशन जो रिकमेंडेशन हमारा है, इन्होंने बोला है कि आप केवल इसको 8th तक 6 क्लास के बाद पास फेल को लगा दें, एटलीस्ट 8वीं तक मत करें, 6 के बाद इसको आप लगा दें। लेकिन अगेंस्ट में आर्गूमेंट ये आ रहा है कि नहीं, जो SC ST लड़कियां हैं वो लोग नहीं आ पा रही हैं, जो उनके बच्चे वो स्कूल में नहीं आ रहे, तो कम से कम फियर तो नहीं होगा, मतलब पास फेल का फियर नहीं होगा तो कम से कम आगे कुछ तो सीखेंगे स्कूल में। तो इसके अंदर एक नाम दिया गया है इसको, उसका नाम है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, कि सब ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, अपने पेस पे सीखे बच्चे। तो इसी के रिकमेंडेशन ये है दोस्तों, कुल मिला के बात इतनी है कि 8वीं क्लास तक पास फेल नहीं है, ये बोल रहे हैं कि 6ठी क्लास से आप लगा दीजिए पास फेल, ओके। इसी पे हम बात करते हैं आगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्यों हम डिटेंशन पॉलिसी न लगाएं और क्यों लगाएं। तो पहला रीजन है कि हम क्यों डिटेंशन पॉलिसी न लगाएं, तो इसमें है कि जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट है SC और ST का, ये काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, बिकॉज दे आर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड, ओके। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। तो आप जानते हैं SC ST में क्या होता है कि यदि उनके घर का लड़का जाता है बाहर पढ़ने के लिए बस्ता वस्ता लेके, तो उसकी बहन नहीं जाती पढ़ने के लिए, उसको लकड़ी चुनना होता है, उसको खाना बनाना होता है, उसको बहुत सारे काम होते हैं, जिस वजह से वो नहीं जा पाती है। पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि हाँ, बच्चों को बिल्कुल फियर नहीं होना चाहिए कि मैं फेल हो जाऊंगा या मुझे मारा जाएगा, तो ऐसा कोई फियर नहीं है, तो अपने पेस पर वो सीख सकते हैं। ये 3 आर्गूमेंट है कि नो डिटेंशन पॉलिसी क्यों ना हटाई जाए। अब क्यों हटाई जाए, तो अब टीचर ये बोल रहे हैं कि भाई देखो, बात ये है कि जो मिनिमम लर्निंग सिस्टम है, कि कम से कम मिनिमम लर्निंग तो बच्चों को दें, ये हम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि बच्चे और जो पेरेंट्स हैं इनका जो एटीट्यूड है काफ़ी ख़राब हो चुका है, लाइक ए डाइस्किक उनका एटीट्यूड हो गया है टुवर्ड्स द एजुकेशन, ओके। ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका रिजल्ट क्या आया, फिर कुछ तो रिजल्ट आया होगा ना भाई। जब नो डिटेंशन पॉलिसी लगाए होंगे तो हो सकता है कि बहुत लोग वहाँ पे जा रहे हो, सीख भी रहे हो। तो एक रिपोर्ट आई हमारा ASER, उसे बोलते हैं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के अनुसार आप सुन के दंग हो जाएंगे। इसमें यह है कि 5वीं क्लास का जो बच्चा है, जो 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, वो 3rd क्लास स्टैंडर्ड की बुक नहीं पढ़ सकता, ओके। ये इसका रिजल्ट आया है अभी तक। तो अब इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, तो कुछ अच्छे लोगों ने ये सुझाया कि भाई ऐसा करो कि अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल का, उसको आप अपग्रेड करो, ठीक। उसको अपग्रेड करने के बाद क्वालिटी ऑफ टीचिंग को आप बढ़ाओ, क्योंकि अनट्रेंड जो हमारे टीचर है काफ़ी ज़्यादा है हमारे स्कूल्स में, और हमारा पुअर टीचर टू स्टूडेंट रेशियो हो, जिसकी वजह से हमारी एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑफ टीचिंग को साथ में बढ़ाइए और पास और फेल सिस्टम को फिर से ला दीजिए 6 क्लास के बाद। और यदि आपको लाना है नो डिटेंशन पॉलिसी, आप इसको फेज मैनर में लेके आए। कुल मिला के मुद्दा क्या हुआ अभी तक कि भैया TS सुब्रमण्यम स्वामी का आगे भी आएगा, बहुत अच्छा रिकमेंडेशन है इनका कि 6ठी क्लास से आप पास फेल लगा दीजिए, और यदि आप इसको चाहते हैं कि 8वीं क्लास तक हमें नहीं लगाना तो फेज मैनर में लगाइए, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर और आप क्वालिटी ऑफ टीचिंग पे ध्यान दीजिए, ये बात कही इन्होंने पूरी। अब देखिए हम पढ़ेंगे दोस्तों कि हम कुछ सेंसस टाउन को अर्बन लोकल बॉडीज में हम चेंज करना चाहते हैं। अब सेंसस टाउन क्या होता है, अर्बन लोकल बॉडीज क्या होती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने पूछा है 28 स्टेट से कि आप क्या करिए, सेंसस टाउन को अर्बन लोकल बॉडीज में चेंज कीजिए। अब जरा बात होती है भाई सेंसस टाउन क्या है।
अर्बन लोकल बॉडीज क्या है? तो दोस्तों सेंसस टाउन वो टाउन होती है जहाँ पे मिनिमम पॉपुलेशन 5000 हो, 75% जो हमारे मेल हैं ये नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इंगेज हो, वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी 4000 स्क्वायर किलोमीटर हो। ओके, तो ये तो हो गई भाई सेंसस टाउन। तो अब अर्बन लोकल बॉडीज क्या होती है? जहाँ पे एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, कैंटोनमेंट बोर्ड हो। ओके, इसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी अर्बन लोकल बॉडीज। अब बात ये हुई कि भाई क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, आप कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों पता है जो सिटी होती है ना, सिटी ये हार्ट ऑफ इकोनॉमी होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारा सेंसस टाउन उसी को हम बोल रहे हैं जहाँ पे 75% पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इंगेज है। मतलब कुछ प्रोडक्शन तो करेगी ना, कहीं तो कुछ काम करेगी किसी कंपनी में, तभी तो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में आएगी। जब प्रोडक्शन करेगी तो उसे पैसा भी मिलेगा एज ए वेज के तौर पे। ओके, और जो प्रोडक्शन करके उन्होंने सामान बनाया है, जो प्रोडक्ट बनाया है, जो गुड्स बनाया है, उसको खरीदने के लिए हमें चाहिए परचेजिंग पावर। तो जो पैसा मिला इससे खरीद लीजिए। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि जो पैसा आया उससे हमारी परचेजिंग पावर बढ़ी, परचेजिंग पावर बढ़ी तो उसने प्रोडक्ट खरीदा तो ये गया हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के पास। तो और क्या कर सकता है वो? प्रोडक्ट्स बना सकता है। इससे क्या होगी? हमारी इकोनॉमी ग्रो कर जाएगी। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि सिटी क्यों हमारा होता है हार्ट ऑफ इकोनॉमी, क्यों हमारे मोदी जी बोल रहे हैं कि 100 स्मार्ट सिटी बनानी चाहिए हमको। ओके, ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। और दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों कि जो हमारा डिलीवरी सिस्टम है, अब सेंसस टाउन में क्या होता है, छोटे मोटे टाउन में, वहाँ पे डिलीवरी सिस्टम अच्छी नहीं होती है। जो उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, सड़क, उसके बाद आपका सीवेज की प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम, ये अच्छे से नहीं हो पाती वहाँ पे। तो यहाँ पे इफिशिएंट हम डिलीवरी कर सकते हैं इन सर्विसेज की। और जो सेंट्रल फाइनेंस है ना, एज पर 14 फाइनेंस कमीशन, यहाँ पे सेंट्रल फाइनेंस भी मिलेगा इनको, अर्बन लोकल बॉडीज़ को। और जो अमृत मिशन जो हमारा है, यहाँ पे 50% वेट दिया गया है हमारा स्टैट्यूटरी टाउन पे, तो यहाँ से भी इनको फंडिंग दी जाएगी। ओके, तो ये हमारी फायदेमंद की चीज़ है, इसलिए इसको बना रहे हैं। और एक रिपोर्ट में भी ये भी आया था कि अब जो टायर 1 की सिटीज़ हैं, टायर 2 की सिटीज़ हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी डेंस हो चुकी हैं, और डेंस होने के साथ अनप्लान्ड हो गई हैं। तो यहाँ सीवेज, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रीनरी, ये देना बड़ा कठिन हो गया। तो इसलिए आप फोकस करिए टायर 3 वाली सिटीज़ पे, ताकि वहाँ पे हमें अच्छे से उनको एक सिटी बना सके। ओके, तो ये है हमारा अर्बन लोकल बॉडीज और सेंसस टाउन। आगे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला लैंड एक्विजिशन पे। भाई साहब हुआ क्या कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने क्या किया कि हाँ, कुछ ज़मीन, उस ज़मीन की कुछ क्वांटिटी, हाँ 800 एकड़ ज़मीन किया गया इन्होंने कि एक हुडा है, हुडा मतलब है कि हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कब्जा कर लिया किसानों से। अब किसानों से कब्जा करने के बाद क्या हुआ कि वो पब्लिक पर्पस, बेसिकली उन्होंने पब्लिक पर्पस के बोल कर कब्जा किया, लेकिन उन्होंने बेच दिया। जो वहाँ पे प्राइवेट बिल्डर्स हैं उनको बेच देगा, आप इसमें मकान बनाओ और बेचो। अब ये बहुत ज़्यादा दनादन केस पड़े सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो लैंड है ना, एक स्केयर नेचुरल रिसोर्स है, और आपने एक्वायर आप तभी पुअर से कर सकते हैं जब ये आपको बहुत ज़रूरी हो पब्लिक फैसिलिटी देने के लिए, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, ओके, सीवेज, नहर, मतलब कि जो पब्लिक का काम है उसके लिए आप कर सकते हैं, कंपेल कर सकते हैं, लेकिन अपने काम के लिए आप कंपेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि यदि प्रोजेक्ट टेक ऑफ नहीं होता है तो आपको ये लैंड वापस देनी पड़ेगी, और कहा कि इसमें क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सा राइट वायलेट हो रहा है यदि आप इस तरह से ज़मीन ले रहे हैं और बिल्डर्स को दे रहे हैं। तो बोला राइट टू इक्वालिटी पहले वायलेट हो रही है, इसके बाद राइट टू लाइफ वायलेट हो रही है। और क्यों वायलेट हो रही है? क्योंकि आप स्टेट, जो आप चीफ मिनिस्टर हैं या जो भी आप स्टेट है, और जो बिल्डर्स है, प्राइवेट बिल्डर्स, इनके बीच में जो नेक्सस हो रहा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और ये बोला कि भाई जो हुडा ने ज़मीन ली थी इसको आप वापस दे दीजिए। अब देखिए, राज्यसभा के एमपी बोल रहे हैं कि भैया थोड़ा अमेंडमेंट करो आरटीआई एक्ट में। बोला क्यों करे भाई, अमेंडमेंट क्यों करे आरटीआई एक्ट में? तो उन्होंने बोला कि भाई ब्लैकमेल कर रहे हैं ये पब्लिक फंक्शनरी को, कि लोग आरटीआई डालते और कहते हैं मेरा काम नहीं करोगे तो मैं ये कर दूंगा, मेरा काम वो नहीं करोगे तो मैं ये कर दूंगा। तो जब ये इसकी जांच हुई कि हमारा पब्लिक फंक्शनरी प्रॉब्लम में आ रही है आरटीआई की वजह से, इसकी जब जांच हुई तो ऐसा नहीं हुआ, केवल 1% ऐसा था, 1% एप्लीकेशन ऐसी थी जो ऐसी कुछ फ्रॉड आ रही थी, लेकिन 70% जो हमारी
एप्लीकेशन जाती है आरटीआई वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जाती है। अब भाई बात ये सुन लो कि जो 1 रुपया मिलने वाला था ना कॉल ड्रॉप पे, अब वो नहीं मिलेगा। रीजन क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको एकदम क्वेश्चन कर दिया, जो तराई ने रेगुलेशन दिया था टेलीकॉम कंपनीज को, और इसने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये फ्लॉड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्बिट्ररी है, अनरीजनेबल है। एक्चुअल इसका इंटेंशन अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना नहीं है, इसका इंटेंशन है पेनलाइज करना जो प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर जैसे वोडाफोन, एयरटेल। मतलब कि सर्विस की जो सर्विस हम वो दे रहे हैं उसमें कोई इन्हेंसमेंट नहीं हो रहा है, रादर देन कि तराई चाहती है कि वोडाफोन की वार्ड लगाएं, एयरटेल की वार्ड लगाएं। क्यों? ऐसा भी तो हुआ होगा। इसका रीजन ये है कि तराई ने ये बोला था, तराई का मतलब होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने ये बोला था कि भाई जो भी कॉल ड्रॉप होगी तो आपको 1 रुपये पर डे देना पड़ेगा। कहा ठीक है भाई, लेकिन 10 बार कॉल ड्रॉप हुई तो क्या 10 रुपये देंगे? नहीं, उसने कैप लगा दिया 3 रुपये, मतलब कि पर डे में एक कस्टमर को आप 3 रुपये ही दे सकते हैं मैक्सिमम। अब जब लाइसेंस इनको मिला था, तराई ने लाइसेंस इशू करा था, तो इन्होंने बोला था कि भाई 2% कॉल ड्रॉप हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्रीमेंट था लाइसेंस में। अब क्या हुआ कि जब लेकिन तराई ने जब ये अपना डायरेक्टिव दिया कि आपको पे करना है 1 रुपया पर कॉल ड्रॉप होने पे, तो इन्होंने सारे कॉल के लिए कह दिया 2%, तो 2% भी इन्होंने छूट नहीं थी उस चीज़ में, तो लाइसेंस के विरुद्ध है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई निकल लो, नहीं हो सकता। मतलब कि उसने तराई को बोला आपने गलत इन पे लगाया है इल्जाम, ये लोग कोई पे नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद कॉल ड्रॉप पे रिसर्च भी हुई कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो 70% जो कॉल ड्रॉप हो रही है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की वजह से, जैमर की वजह से, हाई सिक्योरिटी की वजह से और बॉर्डर एरिया में रिस्ट्रिक्शन लगाने की वजह से कॉल ड्रॉप हो रही है, न कि उनकी खराब सर्विस की वजह से। 30% तो है, लेकिन 70% रीजन इसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है ना, तो जो हमारा सिग्नल आता है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसलिए आप देखते हो कि ग्राउंड लेवल पे हमारा नेटवर्क नहीं आता, और आप 4th फ्लोर पे रहेंगे तो आप नेटवर्क आता है। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही है भैया, एक है फ्रीबीज, फ्री मतलब पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है कि भाई मुझे वोट दो, मैं तुम्हें बुर्ज खलीफा में घर बनवा दूंगा, ठीक है, मुझे वोट दो, ये लो मुर्गा और दारू पियो, लैपटॉप दे दूंगा फ्री में, लोन दे दूंगा एजुकेशन के लिए, फ्री वाटर सप्लाई होगी। और बेसिकली ये सदर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला अच्छा जी ऐसा करोगे, तो उसने पूछा इलेक्शन कमीशन कुछ करो भाई, ओके। तो इलेक्शन कमीशन ने बोला ठीक कुछ करता हूँ। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसमें बोल दिया कि जो आपका मैनिफेस्टो है, बेसिकली मैनिफेस्टो से प्रॉब्लम आ रही है, मैनिफेस्टो में ऐसी चीज़ें रखते हैं लोग, जो मैनिफेस्टो है हमारा उसमें इन्होंने क्या किया, कोई भी चीज़ आप ऐसा नहीं डाल सकते जो अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक। दूसरी चीज ये बोली कि कम से कम रेशनल इंडिकेशन कीजिए, बताइए कि जो चीज़ आप देने वाले हैं इसका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, कहाँ से फुलफिल करेंगे। लेकिन जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, और नॉट अंडर, अब इनको ऐसे भी नहीं कर सकते कि भाई आप घूस दे रहे हो, क्योंकि आप तो फ्री चीज़ें दे रहे हो और विदाउट कंडीशन ऑफ वोटिंग, हम वोट भी नहीं दे रहे तब भी आप फ्री दे रहे हो, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। आगे देखते हैं। अब देखिए कि फ्रीबीज मतलब फ्री चीज़ें बांटना इलेक्शन में या वादा करना, ये फ्रीबीज होता है। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा डेमोक्रेसी पे? आप कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस होंगे वोटर्स, कह रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन बायस हो सकता है, बिल्कुल बायस हो सकता है। तो फिर एक बात कह रहे हैं कि भाई आप मुर्गा दे दो या दारू दे दो, ठीक है, लेकिन हमारे वोटर्स बड़े चालाक हैं। क्यों? क्योंकि एक प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारी सिक्रेसी ऑफ बैलेट होगी। सिक्रेसी ऑफ बैलेट होगी तो भाई मुर्गा दारू तो बाहर खाया है, वोट तो हमें जाके अंदर मारना है ना, तुम किसको मार रहे हैं हमें क्या पता। ये बहुत होता है, जो हमारे ग्राम सभा के चुनाव होते हैं, म्यूनसिपालिटी के चुनाव होता है, खूब बढ़ती है, खूब पी के पड़े रहते हैं, अगले दिन वोट किसी और को देके निकल लेते हैं। तो ये तो हमारा होता रहता है। उसके बाद इकोनॉमी पे क्या पड़ेगी? अब भाई आप बोल रहे हो कि मैं बुर्ज खलीफा में घर दे दूंगा आपको, तो कहीं से तो पैसा निकालोगे। आप बोलोगे कि चलो ठीक है आपको फ्री में लैपटॉप दूंगा, तो कहीं से तो उसका आप जेब काटोगे, इस जेब को काटोगे दूसरे जेब में भरोगे, तो कहीं से तो आप फाइनेंशियल बर्डन आएगा ना हमारे स्टेट पे। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा डेट का बर्डन आएगा। यदि आप लैपटॉप में पैसा लगा देंगे तो आपको फिर लोन लेना पड़ेगा, ओके, या तो वर्ल्ड से लेना पड़ेगा, तो इंडिया गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा, तो फाइनेंशियल बर्डन आएगा। तीसरी चीज़ ये है कि हाँ ठीक है, आप यदि कुछ चीज़ें फ्रीबीज दे रहे हैं, जैसे बाइसिकल दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, तो ये चीज़ कम से कम बाइसिकल होगा तो जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट है, कम से कम SC ST के जो लड़के लड़कियाँ स्कूल जा सकते हैं। और लैपटॉप दे रहे हैं तो इससे क्या होगा कि अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो जाएगी स्टूडेंट को सीखने के लिए, जैसे ऑनलाइन क्लासेस हम चला रहे हैं इस तरह से, ओके। अब फ्रीबीज आप दीजिए लेकिन सोशल वेलफेयर प्रोग्राम के लिए दीजिए, लाइक एजुकेशन और हेल्थ में।
इसकी बात कही। अब इन्होंने कहा कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, तो ये वे फॉरवर्ड ये होना चाहिए कि मैनिफेस्टो में यदि आप कहते हो बुर्ज खलीफा में आपको घर मिलेगा, ओके, और व्हाइट हाउस में के बगल में आपका एक बंगला होगा और एक स्विमिंग पूल होगा जहाँ मैं चड्डी पहन के नहाऊंगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको दिखाना पड़ेगा कि कहाँ से आप पैसा लाएंगे, बजट में कहाँ से पैसा लेके आएंगे। और जो लेजिस्लेशन है, मतलब कि पार्लियामेंट को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो लोग मैनिफेस्टो गवर्न करने के लिए कोई हमारा लॉ लेके आएंगे। इसके बाद देखिए आर्टिकल 142 है, इस पे क्या हुआ बेसिकली, ये हमारे पास जो आर्टिकल 142 है, ये सुप्रीम कोर्ट को एक स्पेशल राइट्स मिली हुई है। स्पेशल राइट ये मिली हुई है कि कोई भी रूल यदि इनएफिशिएंट है जस्टिस देने में, तो आर्टिकल 142 के तहत हमारी सुप्रीम कोर्ट एक वहाँ पे पैनल बैठा सकती है या उसको एक रूल बना सकती है, जब तक कि हमारा लेजिस्लेचर कोई नया रूल उसकी जगह पे ना लेके आए। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 142 में, और ये सुप्रीम कोर्ट के बाद एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइट्स है इसके पास आर्टिकल 142 के तहत। ठीक है, अब ये बेसिकली एम्पावर करने के लिए बनाया जाता है और इनएडुकेट रूल है तो उसके लिए बनाया जाता है। तो हुआ क्या कि जो हमारा आया था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में डॉक्टर रंजीत रॉय, ये सेंटर ने कमेटी सेटअप करी थी कि आप देखिए मेडिकल में क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्यों डॉक्टर हमारे यहाँ इतने इफिशिएंट नहीं आ रहे हैं या इतनी कम मात्रा में आ रहे हैं, क्यों हमारा मेडिकल कॉलेज है और हमारा गांव है ये लिंक नहीं हो पा रहा प्रॉपर चैनल से, इसके बारे में ज़रा देखिए। तो इन्होंने कहा ठीक है, डॉक्टर रंजीत रॉय ने इस पर रिसर्च करी, कुछ रिकमेंडेशन दिया कि आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक बनाएं। ठीक, तो अभी तक क्या हुआ है कि इनके रिकमेंडेशन पे, रंजीत रॉय के रिकमेंडेशन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने देखा इस चीज़ को कि यह तो बड़े गड़बड़ है, हेल्थ में खिलवाड़ चल रहा है, तो उन्होंने लोधा साहब को बोला अभी तक तो बीसीसीआई की आप लगा रहे, जरा मेडिकल में भी जाओ तुम। इनको एक कमेटी बना दी, ओके, और बोला कि आप सारा फंक्शन ओवरसीज करेंगे जो भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का फंक्शन है। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, न्यू पैनल क्या करेगा, जो हमारा लोधा साहब का पैनल है ये क्या करेंगे कि सारा जो स्टेटरी जो फंक्शन है हमारा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को, ये देखेंगे, और तब तक देखेंगे जब तक कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा कोई वहाँ पे प्रॉपर इंस्टीट्यूशन बनाकर रिप्लेस नहीं करती इन चीज़ों को। अब देखिए जरा, हमने कुछ उस रिपोर्ट से कुछ चीज़ें मैंने निकाली थी फोटो स्क्रीनशॉट लेकर। तो देखिए जो WHO का नॉर्म्स है, ओके, जो हमारा WHO का नॉर्म्स है कि भाई साहब कम से कम एक डॉक्टर तो होना ही चाहिए 1000 पे, ओके, लेकिन इंडिया की क्या हालत है कि एक डॉक्टर है हमारा 1685 या 86 के करीब, इतने डॉक्टर हैं, और उसमें भी यदि आप देखेंगे ना तो 40% डॉक्टर जो हैं इल ट्रेंड हैं, 12वीं पास हुए, घर से मार के भगाए और जाके कंपाउंडर बन गए, और बस ड्रिप लगाना उनको आता और कुछ नहीं आता, 2-4 बुखार की दवाइयाँ लिखना आता है, वो है झोला छाप डॉक्टर। 40% ऐसे हैं। ठीक है, आगे आएगा रिपोर्ट में, पूरा प्रॉपर इसका बना रखा है मैंने नेक्स्ट मंथ में। तो ये ऐसी कंडीशन है हमारी। तो आगे जरा हम देख लेते हैं कि देखिए जो रिकमेंडेशन थी इसमें क्या क्या था। इसमें बेसिकली क्या था ना कि जो पुअर रेगुलेशन हो रहा है अंडर ग्रेजुएट के जो डॉक्टर हैं और पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के जो डॉक्टर है, उसके बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हमारा लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है और करप्शन बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैंने पूरे पॉइंट्स आपको लिख रखा है, ओके। और ये भी है कि प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा फीस लिया जाता है मेडिकल के लिए, तो कोई रेगुलेशन है नहीं वहाँ पे, ओके। उसके बाद बैरियर्स टू एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, बहुत सारे बैरियर्स लगा दिए ताकि मेडिकल एजुकेशन बढ़े नहीं। सही बात है, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज जब इतने बढ़ गए तो मेडिकल क्यों नहीं बढ़ सकता है? 2 ही नोबल प्रोफेशन है इस वर्ल्ड में, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, तो कोई तो रीज़न होगा कि हमारा मेडिकल नहीं बढ़ा और इंजीनियरिंग बढ़ गया। तो ये सारे आपके पास देख सकते हैं आप पॉइंट्स हैं, लगभग 15 पॉइंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। रिकमेंडेशन थी, ये प्रॉब्लम्स थी, इस पर रिकमेंडेशन दिया गया था, ओके। और आगे देखते हैं दोस्तों, बेसिकली इन्होंने इनका रिकमेंडेशन 4 पॉइंट पे बेस्ड था। ये था कि यूजी बोर्ड फॉर मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बनाया जाए, ओके। उन्होंने बोला कि एक नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया जाए एक नए एक्ट के थ्रू, और ये 4 कामों पे काम करेगा। यूजी बोर्ड फॉर मेडिकल एंड ट्रेनिंग के लिए बनाया जाए, पीजी बोर्ड फॉर मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए बनाया जाए, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन बोर्ड बनाया जाए, और नेशनल बोर्ड फॉर मेडिकल रजिस्ट्रेशन बनाया जाए। इन चीज़ों से काम हो सकता है। और नीचे कुछ बता रखा है कि जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पेरू, मालदीव, चाइना, ब्राज़ील, थाईलैंड, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इनसे भी हमारी हालत जो है काफ़ी दयनीय हो गई है मेडिकल में। क्योंकि देखिए जो हेल्थ का इंडिकेशन होता है ना हमारा, वो 2 चीज़ों पे देखते हैं बेसिकली, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और MMR, ओके।
इसे बोलते हैं हमारा शिशु मृत्यु दर, इसको बोलते हैं मातृ मृत्यु दर, मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो ये दो चीज़ों पे हम देखते हैं हेल्थ का इंडिकेटर, जो कि हमारे यहाँ काफ़ी वर्स्ट है इंडिया में। ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसके लिए। आगे हम देखते हैं कि देखिए अभी क्या हुआ, आधार कार्ड को इन्होंने मनी बिल बनाकर पास कर दिया। अब मनी बिल बना के पास करने का एक ही मतलब होता है कि राज्यसभा का जो पावर होता है, शक्ति होती है, वो केवल वहाँ पे चिल्ला सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते मनी बिल में बनाने के लिए। ठीक है, तो हमारा आधार बिल को भैया मोदी भैया बोलेगे ऐसा करो यार, लगाओ इसको मनी बिल में पास करो। ठीक, और मनी बिल केवल एक ही इंसान डिसाइड करता है कि मनी बिल है कि फाइनेंस बिल है कि ऑर्डिनरी बिल है। तो ये पावर जो है हमारे स्पीकर को दिया गया है। ठीक, तो हमारा जो आधार बिल है इसको भी मनी बिल बनाकर राज्यसभा में पास कर दिया गया। अब राज्यसभा चिल्ला रही है कि नहीं ये खराब है, बेकार है, चिल्ला लो भाई, गाली दे लो, पास तो हो गया बिल मनी बिल के तौर पे। आप राज्यसभा केवल रिकमेंडेशन कर सकती है मनी बिल, और कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती। इसी तरह से कुछ केस और हुआ था जब लोकायुक्त और लोकपाल पास हुआ था यूपी में। यूपी बेसिकली बाई कैमरल है, वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और असेंबली भी है, तो वहाँ पे इसको मनी बिल की तरह पास कर दिया। और मनी बिल की तरह पास कर दिया तो भाई सुप्रीम कोर्ट में चला गया केस, और केस का नाम है मोहम्मद सईद सिद्दीकी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो भाई ये कहा कि भाई लोकायुक्त और लोकपाल भाई मनी बिल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला सुनो, स्पीकर का मान्य सर्वमान्य होगा, स्पीकर का डिसीजन सर्वमान्य होगा। स्पीकर जो बोलेगा मनी बिल तो मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल तो ऑर्डिनरी बिल। तो बोलो भाई अबे अबे ये कहाँ का रूल है यार, मतलब कहाँ से ये रूल उठा के लेके आए हो? उन्होंने बोला इंग्लैंड से लेके आए हैं। तो उन्होंने बोला सुनो, इंग्लैंड में यहाँ तो अकेला केवल स्पीकर डिसाइड करता है कि मनी बिल है कि नहीं है, लेकिन इंग्लैंड में स्पीकर प्लस 2 और सीनियर मेंबर होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि मनी बिल है कि नहीं है। तो यही है, इसमें सजेशन यही है कि भाई 2 मेंबर को और जोड़ो, यहाँ पे एक कमेटी बनाइए कि जो बता सकती है कि मनी बिल है कि ऑर्डिनरी बिल है, उस पर आप डेमोक्रेटिक वे से वोटिंग कर लीजिए। ठीक है, तो ये बात थी इसमें। इस तरह की चीज़ें हमें मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए। अब देखिए रिहैबिटेशन ऑफ बॉन्डेज लेबर चिल्ड्रन और डिसेबल्ड। भाई बात ये है कि जो लोग मान लीजिए बॉन्डेज लेबर होते हैं, बधुआ मजदूर, इनको पैसा नहीं ज़्यादा काम करा के, ठीक, और जो हमारे बच्चे होते हैं और जो हमारे अपंग होते हैं, और इनको कभी कभी मान लीजिए भीख मंगवा रहे हैं, उनका आँख निकाल लिया, किडनी निकाल ली, तो होता क्या है कि इनको कैसे गवर्नमेंट मेन स्ट्रीम में जोड़ेगी सोसाइटी के। तो इसके लिए क्या किया गया, इसका फंड 5 करोड़ से 47 करोड़ में जोड़ दिया गया है। और फंड में ये बोला गया है कि जो भी इंसान जो इस चीज़ों में घसीट कर लाया गया है, वो डीएम क्या करेगा, 3 लाख रुपए से अकाउंट में डाल देगा। अकाउंट में डालने के बाद क्या होगा कि उसको पैसा दिया नहीं जाएगा, उसके अकाउंट में रहेगा, जो उसका ब्याज आएगा, सूद आएगा, उस बच्चे को दे दिया जाएगा, या जो बॉन्डेज लेबर है या डिसेबल्ड है। ओके, और यही नहीं, उसको क्या किया जाएगा हमें कि लैंड, हाउस, राशन ये भी दिया जा सकता है। और जो माइनर चिल्ड्रन है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी स्टेट गवर्नमेंट की। कितना अच्छा प्लान है, ये चीज़ को दिया जाएगा ताकि हमारे जो डिसेबल्ड हैं, चिल्ड्रन हैं, इनको एक मेन स्ट्रीम में लाके जोड़ दिया जाए। तो दोस्तों ये है, अभी दूसरे पार्ट में आगे हम और सारा करना है गवर्नेंस और पॉलिटी का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, और प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को काफ़ी सपोर्ट मिलता है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा भी मनोबल आगे बढ़े। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।